तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उप्स में। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको कंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कंस्ट्रक्टर का रोल क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, क्यों यूज करते हैं उप्स में, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टर, इसको जानेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टर होता क्या है यहां से। ठीक है, देखिए आप यहां पे अगर बात किया जाए तो हम लोग कंस्ट्रक्टर का अगर बात करें ना, तो यहां पे देखो कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल मेथड होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड, जैसे मेथड आप जानते हो क्लास के अंदर अपना मेथड भी रखते हैं। ठीक है, कुछ भी मेथड रखते हैं क्लास के अंदर जब हम लोग को जरूरत पड़ता है, तो जो मेथड हमको ऑब्जेक्ट में देना रहता है, तो उसी तरह से कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है, एक मेथड होता है। ठीक है, मेथड मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, ये स्पेशल मेथड है, थोड़ा क्या है, स्पेशल मेथड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है क्लास का। किसका? क्लास का होगा। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड ऑफ क्लास। ठीक है, अब का बात करना होगा कि सर ये स्पेशल है, तो क्या आप इसको बार बार स्पेशल मेथड बोल रहे हैं, तो क्या इसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी है? ठीक है, इसका काम क्या है ये भी देखना होगा। ठीक है, देखो तो इसका सबसे काम जो है, इसका जो मेन काम है ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन का काम किसका होता है? कंस्ट्रक्टर का होता है। और एज वेल एज ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन का भी काम इसी का होता है। मतलब कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है क्लास का, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में मदद करता है और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में मदद करता है। ठीक है, तो सर इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हम लोग पहले भी तो कर ही रहे थे ना। ठीक है, तो जो पहले कर रहे थे उस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते थे, हम लोग उसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रख रहे थे। क्लियर है? हम लोग के पास जो कंस्ट्रक्टर होता था डिफॉल्ट होता था। ठीक है, फिर आप बोलिएगा कि सर आप बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में कंस्ट्रक्टर यूज होता है, तो ऑफकोर्स यूज होता है। तो सर इतना आपने क्लास बनाया, इतना सारा ऑब्जेक्ट भी आपने बनाया है, तो किसी में तो कंस्ट्रक्टर आपने रखा ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट तो बन जा रहा था। तो हमने क्या बोला कि वहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम करता है। ऐसा कोई क्लास नहीं है जावा में जिसके पास कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। हर एक क्लास के पास अपना अपना कंस्ट्रक्टर है। आप नहीं भी उसके अंदर डिफाइन करोगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, तो भी उसके पास है, और उस कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। क्लियर है? तो आप डायरेक्टली यहां पे डिफिनेशन को पूछे कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएशन करने में और इनिशियलाइजेशन करने में क्या करता है? मदद करता है। क्लियर है? तो अब बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड है, तो क्यों ये स्पेशल है दूसरे मेथड से? ठीक है, जो सिंपल मेथड भी हम लोग रखे थे और कंस्ट्रक्टर मेथड भी रखे हैं, तो क्यों ये स्पेशल है दूसरे मेथड से, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला चीज, हम अपना जो मेथड रखते हैं सिंपल मेथड जो कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, नाम हम जैसे मान लो इनपुट मेथड रखना है, इनपुट करने के लिए तो इनपुट मेथड रख लेते हैं, सम करना है तो सम मेथड नाम रख ले, सम नाम रख लेते हैं। उसे से कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम आप कुछ भी नहीं रख सकते हैं। जावा में कंस्ट्रक्टर मेथड का जो नाम है ना, वही नाम होगा जो क्लास का नाम होता है। ठीक है, जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का क्या होगा? नाम होगा। पहला पॉइंट समझिएगा, यहां पे कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा सिमिलर होगा क्लास के नाम। अगर आपका क्लास का नाम अगर एबीसी है, तो आपका कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम भी क्या होगा? एबीसी ही होगा। ठीक है, मेथड है तो आगे तो ये सिंबल रहेगा, फंक्शन तो फंक्शन वाला सिंबल रहेगा। ठीक है, अगर क्लास का नाम एक्स वाई जेड है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा? एक्स वाई जेड ही होगा। बात समझे? क्लियर है? अगर क्लास का नाम ए है, तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम क्या होगा? ए ही होगा। मतलब आप नाम नहीं बदल सकते हो कंस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर का वही नाम होगा जो क्लास का नाम होगा। जैसे अगर क्लास का नाम पर्सन है, तो आपका कंस्ट्रक्टर मेथड का भी नाम क्या होगा? पर्सन ही होगा। बात समझे? याद रखिएगा ये चीज। तो नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सिमिलर टू द नेम ऑफ क्लास। जिस क्लास में कंस्ट्रक्टर रख रहे हो उस क्लास का नाम देखो और अपने कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम वही नाम रख दो। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट होता है कि कंस्ट्रक्टर मेथड का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। कोई रिटर्न टाइप नहीं। जैसे आप जनरल मेथड बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो मेथड बनाते हो जिसका रिटर्न टाइप मान लो सब मेथड बनाए, क्लियर है, और यहां पे कुछ आर्गुमेंट जो भी देना है, और आपको नहीं रिटर्न लेना तो एटलीस्ट आप वॉइड रखते थे। ठीक है, अगर इन टाइप का रिटर्न करा तो रिटर्न टाइप इंट होता था, ऐसे रख रहे थे ना, यहां पे रिटर्न टाइप होता है। तो जनरल मेथड का कोई ना कोई एक रिटर्न टाइप होगा। क्लियर? जनरल मेथड का कोई ना कोई क्या होगा? एक रिटर्न टाइप होगा ही होगा। क्लियर है? बात समझे? लेकिन कंस्ट्रक्टर मेथड का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है।
कोई भी रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर का नहीं होता, इवन वॉइड भी नहीं रखना है। मतलब सिंपल आपको डिफाइन कैसे करना है, अगर क्लास का नाम पर्सन है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, पर्सन ही होगा बस। कोई आगे आपको ना वॉइड लगाना है, ना इंट लगाना है, ना फ्लोट लगाना है, किसी भी टाइप का रिटर्न टाइप होता ही नहीं है कंस्ट्रक्टर मेथड का। क्लियर है? तो ये भी अंतर हुआ किससे, जनरल मेथड से। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां पे अगर बात करो तो क्या सर, जनरल मेथड तो आर्गुमेंट लेता है, कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट लेगा, तो ऑफकोर्स लेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम है इनिशियलाइज करना। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, इनिशियलाइज करना काम है, बात समझे। तो इनिशियलाइज करने के लिए इनिशियल वैल्यू मेरा ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा, अगर ये आर्गुमेंट नहीं लेगा तो कैसे डालेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वैल्यू क्या जाएगा, ये अगर आर्गुमेंट नहीं लेगा तो कैसे इनिशियलाइज करेगा, तो कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट लेता है। आप कंस्ट्रक्टर जब बना रहे हो तो आप आर्गुमेंट दे सकते हो, जैसे मान लीजिए यहां पे कि आपने पर्सन है और यहां पे आपने एक आर्गुमेंट दिया कि इन टाइप का अपना एज डालो और स्ट्रिंग टाइप का क्या डालो, यहां पे स्ट्रिंग टाइप का नेम डालो, तो ये आर्गुमेंट आपका लेगा, कंस्ट्रक्टर जो है ना वो आर्गुमेंट लेता है। क्लियर है, समझ में? तीनों, तीसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ। पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्टर इज द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सिमिलर टू द नेम ऑफ द क्लास। दूसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, इवन वॉइड भी आपको देना नहीं है। तीसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट लेता है, आप अपने नीड के हिसाब से कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट दे सकते हैं, जैसा आपको जरूरत है, जिस चीज को आपको इनिशियलाइज करना उस बेसिस पे आप दे सकते हैं। अब यहां पे आ जाओ चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, ये भी मेथड में नहीं होता, सिर्फ कंस्ट्रक्टर में ही होता है। देखो यहां पे मान लो कि आपके क्लास में एक मेथड है, ठीक है सम, अब इस मेथड को कॉल करना है, तो कॉल कैसे होगा, तो कॉल होगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ये मेथड कॉल होगा। क्लियर है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू लिखे, मान लो उस क्लास का ऑब्जेक्ट O1 है तो लिखेंगे O1 डॉट सम। जब तक हम कॉल नहीं करेंगे, जब तक सम मेथड कॉल नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, तुम जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, कंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है कि आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हम कॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरा काम ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय, बात को समझो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय ही अगर कोई वैल्यू डालना हो, इनिशियलाइज करना हो कि मेरा ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो तो एटलीस्ट इतना वैल्यू से क्रिएट हो। ठीक है, एटलीस्ट इतना वैल्यू से क्रिएट हो, बात समझे। तो इस केस में आपको कंस्ट्रक्टर रखना पड़ेगा, इसलिए कंस्ट्रक्टर कहता है कि भाई हमको कॉल करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम अपने आप कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो पर्सन क्लास है और पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, मान लीजिए यहां पे पर्सन, यहां पे O1 इक्वल टू न्यू पर्सन, न्यू पर्सन। क्लियर है, तो जैसे ही हमने यहां पे न्यू पर्सन लिखा ना, ठीक है, तो आपका इस क्लास के, अगर पर्सन क्लास के अंदर में कोई कंस्ट्रक्टर मेथड है वो अपने आप कॉल हो जाएगा। क्लियर है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली, ठीक है, ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अपने आप कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्टर को। यहां तक क्लियर है पॉइंट? तीन चार पॉइंट सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा अच्छे से ना। तो कंस्ट्रक्टर क्लास का वो मेथड, स्पेशल मेथड जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन में काम आता है, समझे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन में काम आता है, उसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। क्लियर है, यहां पे आप समझ जाओ यहां पे कि आप जितना भी ऑब्जेक्ट अभी तक बना रहे थे सब कंस्ट्रक्टर से ही बनाते थे। याद करो यहां पे, जैसे मान लो क्लास ABC है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम है मान लीजिए OBJ, तो ये डिक्लेरेशन हुआ, अभी क्रिएट नहीं हुआ। क्रिएशन के लिए हम एक कंस्ट्रक्टर लिखते थे, यहां पे लिखते थे OBJ इक्वल टू न्यू, यहां लिखे, और यहां पे उस क्लास का कंस्ट्रक्टर का नाम रखते थे। याद रखो, यहां पे हमेशा वही नाम देते थे जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। तो यहां पे लिखेंगे ना न्यू ABC, तब जाके ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिएट हुआ, बात समझे, इस लाइन से। और यहां पे ये क्या हुआ, एक कंस्ट्रक्टर हुआ जो इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, क्रिएट किया। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा कंस्ट्रक्टर, यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टर का टाइप क्या होता है जावा में। क्लियर है, कंस्ट्रक्टर का टाइप क्या है। देखो यहां पे कंस्ट्रक्टर का टाइप क्या होता है, समझो यहां पे कंस्ट्रक्टर कितने टाइप का होता है, समझो। पहला जो है आपका कंस्ट्रक्टर वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या होता है, डिफॉल्ट। क्लियर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कि ऐसा कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्लियर है, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो आर्गुमेंट न ले। ठीक है, जो डिफॉल्ट अवेलेबल है, नहीं भी है क्लास के अंदर तो ये वाला कंस्ट्रक्टर रहता है, जो आर्गुमेंट आपसे न ले, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर है, समझे। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिना आर्गुमेंट वाला है,
ठीक है। और अगर आपके क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, आपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं किया है, तो यही कंस्ट्रक्टर आपका ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हर एक जावा के क्लास के पास अवेलेबल है। नहीं भी है, समझो क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर डिफिनेशन, तो समझ जाओ कि उसके अंदर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। इसका काम है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, क्रिएट करेगा। और ये इनिशियल वैल्यू भी सेट कर सकता है, लेकिन आपका दिया हुआ वैल्यू नहीं, क्योंकि आर्गुमेंट तो ले नहीं रहा ये कहता है कि आपको अगर इनिशियल वैल्यू कुछ सेट कर देना है, तो आप मेरे अंदर इंस्टांस मेंबर का, उस ऑब्जेक्ट का इंस्टांस मेंबर का, ठीक है, वैल्यू आप सेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम सेट कर देंगे। ठीक है। लेकिन आपके दिया वैल्यू नहीं सेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या है, बात समझे, आप चाहते हो, समझो यहां पे, आप चाहते हो कि मेरा जो ऑब्जेक्ट बने उसमें आपका दिया हुआ वैल्यू से क्रिएट हो, एटलीस्ट कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है इस वैल्यू से क्रिएट हो जाना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर रखना होगा। क्या करेंगे हम लोग, आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर, आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर को रखेंगे। बात समझे, आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर, क्लियर है। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो आर्गुमेंट लेता है, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट भी कर देगा और आपके दिए हुए वैल्यू से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी करेगा। ठीक है, कि आपका ऑब्जेक्ट का इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए। क्लियर है। अब यहां पे आ जाओ। अब बात करेंगे तीसरा, जो होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये देखो, जावा इसको पर्सनली अलग से कंस्ट्रक्टर का टाइप में नहीं रखता है, ठीक है, लेकिन हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर भी रख सकते हैं। बात समझे, हम लोग बना सकते हैं जावा में भी। C++ पढ़ोगे, वहां पे कॉपी कंस्ट्रक्टर एक टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में आता है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। लेकिन तो भी हम लोग समझेंगे कि यहां पे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो इसका काम क्या होता है, ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। नाम ही क्या है, कॉपी। ठीक है। ये क्या क्रिएट करेगा, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, क्रिएट करेगा। समझे, मतलब जो ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है, उसी वैल्यू के हिसाब से एक नया ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। क्लियर है। तो इस केस में हम लोग को कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लास में रखना होगा भाई, कि हम उसको बोलेंगे कि ये वाला ऑब्जेक्ट लो, इस ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है मेरा ऑब्जेक्ट में डाल देना और एक नया ऑब्जेक्ट बना देना। तो वहां पे क्या बोलेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। ठीक है। इट क्रिएट द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है तो इसको देना पड़ता है आर्गुमेंट में कि किस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट आपको बनाना है। ठीक है। किस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाना, ये आपसे आर्गुमेंट में मांगेगा। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक तरह से आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर ही होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक तरह से क्या होगा, आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर ही होगा, लेकिन बस अंतर यह है कि ये ऑब्जेक्ट लेगा एज ए आर्गुमेंट में। ठीक है। क्योंकि डुप्लीकेट बनाना है तो ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा ना। डुप्लीकेट बनाना है तो जिस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना हुआ ऑब्जेक्ट को आर्गुमेंट में देना पड़ेगा। ये हो गया क्या, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो जनरली हम लोग 3 तरह का कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं इन जावा। मेनली आपके पास 2 ही है, डिफॉल्ट और आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है ये भी हम आपको कवर करेंगे। ठीक है। चलिए, यहां तक टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर भी आपको क्लियर हो रहा होगा, डिफॉल्ट, आर्गुमेंटेड एंड कॉपी। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल का। समझो यहां पर ध्यान से, एक क्लास बनाते हैं। ठीक है। क्लास का नाम रख लेते हैं रूम। ठीक है। क्लास रूम बना लिए। अब समझो यहां पे, अब रूम क्लास के अंदर में वैल्यू है, मेंबर है, इंस्टांस मेंबर L है एक लेंथ के लिए, और एक इंस्टांस मेंबर B है ब्रेथ के लिए। बात को समझना यहां पे। ठीक है। अब यहां पे समझो, जब इस रूम क्लास का जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो L और B का इनिशियल वैल्यू क्या होगा। ठीक है। ये अपने मन से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सेट कर देता है। तो इंट वाला है तो इंट जो है इंस्टांस मेंबर का डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो जाएगा। बताइए। और बाद में अब इनपुट मेथड यूज करते थे, याद करो, सेटर मेथड यूज करते हो कि एल का वैल्यू को सेट करो और बी का वैल्यू को सेट करो बाद में ऑब्जेक्ट बनने के बाद। तो ये तो अच्छा चीज नहीं है कि ऑब्जेक्ट बन गया मतलब रूम आपका तैयार हो गया और तब जाके लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू सेट करते हो। ये तो अच्छा चीज नहीं है। ऐसा होना चाहिए ना कि ऑब्जेक्ट बने तो उसी समय मेरा लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू क्या हो जाए, सेट हो जाए। क्लियर है। तो उस समय आपके पास एक ही फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट बनते के साथ ही अपने आप कॉल हो जाए, उसे बाद में कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो है कंस्ट्रक्टर। तो हम इस क्लास में इस ऑब्जेक्ट को, इस क्लास के हर एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या बनाएंगे, बात समझे, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर रखेंगे। ठीक है। कंस्ट्रक्टर मेथड को खुद डिफाइन करेंगे। चलो, तो अब यहां पे देखो, तो क्लास का नाम क्या है, रूम। तो हम यहां पे
रूम क्लास का कंस्ट्रक्टर रखते हैं जिसका नाम ही रूम ही होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम सिमिलर टू द क्लास नेम। ठीक है, चलिए, और यहां पे इसको डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। ये क्या छोड़ दिया? डिफॉल्ट। अब इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर बात को समझो, हम डिफॉल्ट मतलब कि आपका आर्गुमेंट ये नहीं ले रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा बिना आर्गुमेंट बनाए हुए, दिए हुए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ना, तो हम एल और बी को बोलते हैं कि कम से कम जो रूम बनाएगा उसका इतना लेंथ और इतना ब्रेथ कम से कम छोड़ देना है। ठीक है, कम से कम इतना रखना है आपको। तो हम यहां पे एल का वैल्यू जो है 10 दे दिए और बी का वैल्यू हम 12 दे दिए। ये हमने अपने मन से सेट कर दिया। बात को समझो, मतलब अगर आप रूम बनाओगे, जैसे ही रूम क्लास का कोई भी एक रूम बनेगा, तो देन आपका क्या होगा? उसका लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगा? सेट। ठीक है, उसका लेंथ और ब्रेथ क्या सेट हो जाएगा? 10 और 12। क्लियर है? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये आपसे आर्गुमेंट नहीं मांग रहा है। क्लियर है? चलो, अब हम यहां पे एक फंक्शन रख लेते हैं वाइड शो का, जिससे आपको पता चल जाए, ठीक है, कि भाई रूम में एल और बी गया कि नहीं, या 10 और 12 बना कि नहीं बना। तो हर एक ऑब्जेक्ट का एल और बी को वैल्यू को शो कराने के लिए एक शो मेथड रख लेते हैं क्लास के अंदर। तो हम यहां क्या रख ले? s.o.p, एक को बोलते हैं एल का वैल्यू प्रिंट करा लो, और एक लिखते हैं s.o.p, और हम यहां बोलते हैं बी का वैल्यू को प्रिंट करा देना। चलिए, क्लास बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब आइए इस क्लास का हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखो यहां पे हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, मेन मेथड में बनाए, कहीं भी बना सकते हैं। चलो, ऑब्जेक्ट बनाए, रूम क्लास का पहला रूम बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं हम बेडरूम 1। ठीक है, बेडरूम 1, पहला बेडरूम बनाए। अब इक्वल टू लिखे न्यू रूम। ठीक है, न्यू रूम। अब देखो, जैसे ही बेडरूम 1 को इनिशियलाइज किया न्यू रूम से, तो इसके अंदर का कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हुआ होगा। ठीक है, अब यहां पे समझो, तो बेडरूम, देखो यहां पे समझो, यहां पे ये जो बेडरूम जो बना 1 बना, इसके पास दो इंस्टांस मेंबर है। एक इंस्टांस मेंबर का नाम क्या है भाई? एक इंस्टांस मेंबर का नाम है एल, और एक का नाम है कौन? बी। क्लियर है? यहां पे आ गया। अब एल और बी में वैल्यू सेट किया कौन? आर्गुमेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कितना? यहां 10 सेट कर दिया, यहां 12 सेट कर दिया। समझ में आ रहा होगा आपको? क्लियर है? ये हम लोग को बाद में इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ा भाई। ये रूम बन गया, बेडरूम 1 बना, उसका लेंथ और ब्रेथ सेट कर दिया कौन? डिफॉल्ट। क्योंकि जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना ना, अपने आप एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, इसके अंदर का कोड रन कर गया। अब कौन सा ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? तो भाई बेडरूम 1। तो बेडरूम 1 का जो इंस्टांस मेंबर है, उसका एल और बी उसमें इंस्टांस मेंबर है, तो बेडरूम 1 का एल और बी को क्या करेगा? इनिशियलाइज कर देगा। किससे? 10 और 12 से। क्लियर है? चलिए, अब हम यहां पे लिखे, यहां पे रूम। ठीक है, और यहां पे रखते हैं एक और, हम बनाते हैं बेडरूम 2। क्लियर है? और इक्वल टू न्यू रूम। ठीक है, एक और हम रूम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए यहां पे, और इस तरीका से। ठीक है, तो यहां भी सेम रूम बना, और उसका भी सेम साइज होगा, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बन रहा है ना सभी रूम, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट लेता नहीं है। तो यहां पे वैल्यू फिक्स है कि भाई जब भी रूम बनेगा इस कंस्ट्रक्टर से, तो डिफॉल्ट वैल्यू उसका 10 दे देना और 12 दे देना। क्लियर है? तो हम यहां पे लिखे बेडरूम, ठीक है, बेडरूम कितना? 2, और यहां पे देखिए, यहां पे हम रख लिए एल और किसका वैल्यू? बी का वैल्यू। क्लियर है? और यहां पे हमने रख लिया इसका वैल्यू गया 10 और कितना? 12। क्लियर है? अब एक मान लो एक और रूम हम बनाए, रूम, और यहां पे हम किचन बनाए, किचन इक्वल टू न्यू रूम। किचन के लिए भी रूम तैयार हुआ, एक और ऑब्जेक्ट मेरा बना। बात को समझो, अब किचन का भी साइज 10 और 12 हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक ही कंस्ट्रक्टर से बन रहा है ना, सेम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बन रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे हमने क्या लिखा? यहां पे मान लो कि एक किचन का रूम है, अब इसका भी आपके पास क्या है? एल और किसका वैल्यू? बी का वैल्यू। यहां भी 10 और कितना आ जाएगा? 12 ही आ जाएगा। क्लियर है? अब बताओ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ये डिमेरिट है, क्योंकि आर्गुमेंट तो ले नहीं रहा ये, और जब भी बनेगा ऑब्जेक्ट तो इसी से बनेगा। तो जितना बताओ, बेडरूम 1 का भी साइज वही है, बेडरूम 2 का भी साइज वही है, और किचन का भी साइज क्या है? वही है उस ऑब्जेक्ट का। बताओ कितना प्रॉब्लम है यहां पे? समझ में आ रहा है ना? यहां पे प्रॉब्लम तो दिख रहा होगा। आप चाहते हैं कि बेडरूम 1 का साइज थोड़ा बड़ा हो, अपने मन से सेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं बेडरूम 2 का साइज अपने मन से सेट करना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हो किचन का साइज अपने मन से सेट करना चाहते हो ऑब्जेक्ट बनते समय ही। इस समय, इसी टाइम में आपको आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर की क्या पड़ेगा? जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आप यहां पे प्रिंट करा लोगे ऐसे, कोई भी देखो, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है बेडरूम 1 डॉट शो मेथड कॉल करेगा,
तो इसका एल और बी का वैल्यू प्रिंट करेगा 10 और 12, ऑफकोर्स वही है। और यहां पे हम लिखेंगे बेडरूम क्या 2 डॉट, यहां पे क्या करेंगे शो मेथड कॉल करेंगे तो यहां पे प्रिंट करेगा इसका वैल्यू भी 10 और 12। और फिर यहां पे किचन ऑब्जेक्ट जो है ये शो मेथड को कॉल करेगा तो यहां भी कितना प्रिंट करेगा 10 और 12 ही। क्लियर हो रहा होगा सबको अच्छे से। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का डिमेरिट तो समझ में आ रहा होगा ना कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रखता है, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रखता है, समझ में आ रहा होगा। और वो डिफॉल्ट वैल्यू उस ऑब्जेक्ट का इंस्टांस मेंबर को इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है, अगर आप इंस्टांस मेंबर को इनिशियलाइज करवा रहे हैं तो, ठीक है। यहां पे देख रहे हो तीन को रूम बनाया, बेडरूम 1 बेडरूम 2 और एक किचन, और तीनों रूम का सेम साइज का बन गया। हम चाहते हैं डिफरेंट साइज का क्या हो बने, तो हम चाहेंगे अपने क्लास में क्या करना, हम अपने क्लास में रखना चाहेंगे आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर को। क्लियर है। देखिए अब हम इस क्लास को फिर से रीडिजाइन करते हैं। चलिए अब हम यहां पे क्लास बनाए। अब देखिए यहां पे हम जो अब क्लास बना रहे हैं, यहां पे समझिएगा, यहां पे देखो हम जो अब एक क्लास बनाए, यहां पे देखो एक क्लास हम बना रहे हैं, यहां पे हमने एक क्लास बनाया, ठीक है, क्लास जिसका नाम हम यहां फिर से रूम रख लेते हैं। क्लियर है, रख लिए। अब यहां पे समझो यहां भी सेम रखते हैं इंट एल और इंट क्या रख लेते हैं बी। एल और बी सभी रूम के पास चला गया, इंस्टांस मेंबर है, जितना ऑब्जेक्ट बनेगा सबका अपना अपना एल और क्या रहेगा बी रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम यहां पे इसको बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्टर रख रहे हैं ना, वो हम डिफॉल्ट न रख के आर्गुमेंटेड रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला ऑब्जेक्ट बनते समय आर्गुमेंट दे। क्लियर है। देखिए यहां पे कि कितना लेंथ और कितना ब्रेथ का आपका रूम बनाना है। क्लियर है। चलो यहां पे अब यहां पे हम रख रहे हैं क्या, तो यहां पे इन टाइप का हमने एल रखा आर्गुमेंट में और इन टाइप का बी रखे, समझे। और यहां लिखेंगे क्या, देखो यहां लिखेंगे दिस डॉट यहां पे लिखेंगे क्या एल इक्वल टू एल। क्लियर है। और यहां लिखते हैं दिस डॉट बी इक्वल टू बी। दिस क्यों लगाएं, अब तो सबको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि इसका मेंबर कंस्ट्रक्टर का जो आर्गुमेंट है और क्लास का इंस्टांस मेंबर का नाम क्या है सेम है, और उसी मेथड के अंदर दोनों को यूज कर रहे थे। तो दिस से हम अपने करंट ऑब्जेक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। क्लियर है। चलिए ये हो गया। और यहां पे फिर से मेथड रख लेते हैं void, क्या करने का, शो करने का। फिर से रख लिए मेथड ना। और यहां पे समझो अब इसमें यहां पे प्रिंट करा लो एस डॉट ओ डॉट पी किसका वैल्यू भाई एल का वैल्यू, और फिर रख देते एस डॉट ओ डॉट पी किसका वैल्यू भाई बी का वैल्यू। समझ में आ रहा होगा यहां पे। क्लियर है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, यहां पे अच्छे से समझ में आ रहा है। अब यहां पे समझते हैं चीजों को। देखो यहां पे हम समझ रहे हैं क्या, एल और बी यहां पे आ गया। अब इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओ। सुनो यहां पे ऑब्जेक्ट बनाए, यहां पे ऑब्जेक्ट का नाम मान लो इस बार हम R1 रख लेते हैं, छोटा ऑब्जेक्ट बनाते हैं R1 इक्वल टू न्यू रूम। ठीक है। अब आप तुम छोड़ दोगे ऐसे ना तो ये एरर क्रिएट कर देगा, ये एरर जनरेट कर देगा। क्यों, कहेगा क्या कि ये वाला जो आप R1 बना रहे हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बना रहे हो, और आपके अपने क्लास में कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। ठीक है। आपके अपने क्लास में आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है जो 2 आर्गुमेंट ले रहा है। तो कहेगा क्या कि आपको आर्गुमेंट दीजिए तब हम ऑब्जेक्ट ये बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। क्लियर है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी वर्क करता है इंटरनली जब आपने अपने क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रखा है, तब कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं कोई कंस्ट्रक्टर, इवन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी आप नहीं रखते ना तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम इंटरनली कर जाता। लेकिन अगर आपने आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर रखा तो आपको आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर से ही ऑब्जेक्ट बनाना है। नहीं रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रखे हो जो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट उसी कंस्ट्रक्टर से बनेगा। ये सब हम अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आपको देखो इधर आएगा ऐसे। चलिए तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरे पास नहीं है। कैसे बनेगा, तो हमको लिखना पड़ेगा R1 इक्वल टू न्यू, और यहां लिखेंगे क्या रूम, और यहां देखेंगे भाई इसका 12 बाई 20 15 बाई 20 का मेरा रूम बनाना। तो ये 15 जाएगा कहां एल में और 20 जाएगा बी में, और दिस डॉट एल और दिस डॉट बी मतलब R1 का एल और R1 का बी इनिशियलाइज करो। जैसे ये R1 हुआ ना तो R1 के पास 2 चीज है, एल और कौन बी। तो यहां इनिशियलाइज हुआ 15 और यहां इनिशियलाइज हुआ कितना 20। क्लियर है। अब देखो अब मेरा अगला रूम जो बनेगा उसका साइज हम अलग देंगे, तो बेटर है ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर, कि आपका दिए हुए आर्गुमेंट से आप जो चाह रहे हैं उस आर्गुमेंट को ले जाके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दे रहा है। जैसे अगर हम यहां पे अगला जो रूम बनाते हैं, यहां पे रूम यहां पे लिखे क्या R2 इक्वल टू न्यू रूम। ठीक है। यहां पे R2 इक्वल टू यहां पे क्या लिखे न्यू रूम लिख रहे हैं, और यहां पे हम इसका जो साइज दिए 12 बाई 10 दिए। ठीक है। तो ये R2 जो बना, समझो ये जो R2 बन रहा है ना, यहां पे इसका एल और किसका बी, यहां 12 और यहां कितना है 10 है।
क्लियर? यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट ऐसा बना, आप R1 डॉट शो करोगे तो 15-20 प्रिंट करेगा एल और बी का वैल्यू, और R2 डॉट शो करोगे तो 12 और 10 प्रिंट करेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है? तो यही अंतर होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और किसमें, आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर में। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। अब जितना भी थ्योरिकल कंसेप्ट अभी पढ़े हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में, इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से काम चल रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, आ गया, ठीक है? देखिए यहाँ पे, चलो इसी में रहते हैं, उप्स में। चलिए देखिए, हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, हम सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। क्लासरूम रख लिए, ठीक है? अब इसके अंदर हम इंट एल और एक डेटा मेंबर रखते हैं इंट बी, रख लिए। अब रूम क्लास का कंस्ट्रक्टर का नाम, रूम क्लास का कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा, रूम ही रहेगा ना, तो यहां पे हम रखेंगे रूम। यहां पे हम डिफॉल्ट रख रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको एक चीज बता दें कि कंस्ट्रक्टर अपने से ही कॉल हो जाता है, हम शुरू में बताए थे, वो हम करके दिखा देते हैं। चलो अभी कुछ नहीं रखते हैं, एक सिंपल आपका मेथड रख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है? और इसके अंदर हम हेलो प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन। क्लियर है? और यहां क्या प्रिंट करा ले, हम हेलो को क्या करवा दे, प्रिंट करवा दे, ठीक है? सिंपल सा हेलो प्रिंट करा लिए। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, अपने आप एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जितना ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना, अगर 5 ऑब्जेक्ट बनाए तो 5 बार ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, दोबारा कॉल नहीं होगा। ये भी याद रखना, ये पॉइंट है। फॉर ईच ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर कॉल ओनली 1 टाइम, ठीक है? अगर आप 10 ऑब्जेक्ट बनाए तो 10 बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जो पहला ऑब्जेक्ट बन गया है दोबारा उस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ठीक है? अगर दोबारा उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू बदलना है, कुछ अलग वैल्यू डालना है, तो पॉसिबल ही नहीं कि कंस्ट्रक्टर से आप कर पाओगे। फिर वहां पे मेथड काम होता है, कि मेथड ऑब्जेक्ट के लिए होता है, तो मेथड अभी क्लास में रख देंगे, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। चलो अब यहां पे देखो, तो हम यहां पे एक रूम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए यहां पे, जिसका नाम रखते हैं R1 इक्वल टू क्या, न्यू रूम, ठीक है? यहां पे आ गया। और एक और ऑब्जेक्ट बनाए R2 इक्वल टू क्या, न्यू रूम, ठीक है? चलो कितना ऑब्जेक्ट बनाए हम, 2 ऑब्जेक्ट। आप देखना 2 बार हेलो प्रिंट करेगा, R1 के लिए हेलो आएगा और R2 के लिए हेलो आएगा। क्लियर है? समझे? इससे ये प्रूफ हो रहा है कि कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है तब। देखो यहां पे देखा जाए तब, यहां पे हम लोग आ जाए CMD पे, और हम लोग यहां पे आ गया D ड्राइव, देन CD जावा प्रोग्राम, ठीक है? और यहां लिखते हैं जावा, और यहां पे हम लिखते हैं क्या, और फाइल का नाम क्या है मेरा, ups.java। देखो आउटपुट देखो, कितने बार हेलो आया, 2 बार आया ना। खुद देखो, एक और ऑब्जेक्ट बनाओ, एक बार और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फॉर ईच ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर कॉल 1 टाइम, एक बार कॉल होगा ही होगा, 100% है, ठीक है? चलिए अब यहां इससे हम ये प्रूव कर दिए कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के दौरान ही आपको कॉल नहीं करना पड़ता। इससे ये प्रूफ हुआ इस प्रोग्राम से, ठीक है? चलिए अब हम लोग आते हैं जो रियल एग्जांपल जो हम लोग था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब यूज करेंगे और आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर कब यूज करेंगे, ठीक है? चलिए अब यहां पे देखो, और यहां पे अब एक चीज और प्रूव कर दे, यहां पे थोड़ा कंट्रोल जेड कर दो। अगर ये आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर होता, इन टाइप का कोई आर्गुमेंट लेता, इन, क्लियर है? और हम यहां पे जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ये किससे बनाए हैं भाई, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। किससे बनाए हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बनाना है, तो नहीं रन करेगा, देखो एरर जनरेट कर देगा, ठीक है? क्योंकि इसमें डिफॉल्ट नहीं है और आपने आर्गुमेंट पास नहीं है। क्या आपका जो R1 बन रहा है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को खोज रहा है बनाने के लिए, और क्लास के अंदर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? क्लास के अंदर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? तब देखो यहां पे एरर को समझो, पहले आप यहां पे देख लो ये क्या हो रहा है। देखो आ गया ना एरर, देखो यहां पे कंस्ट्रक्टर रूम इज इन क्लास रूम कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप। एरर को पढ़िए, ठीक है? कंस्ट्रक्टर रूम इन क्लास रूम कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स, ठीक है? वो अप्लाई नहीं हो रहा है। क्लियर है? यहां पे एरर बहुत डिटेल से दिया है, कह रहा है रिक्वायर्ड इंट है, इंट का रिक्वायर्ड है उसको, और आप उसको फॉन्ट क्या हो रहा है, नो आर्गुमेंट्स फॉन्ट हो रहा है। क्या फॉन्ट हो रहा है, नो आर्गुमेंट्स, तो कॉल होगा नहीं। कह रहा है क्या, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफर इन क्या, लेंथ। एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट का लेंथ में क्या है, डिफरेंस है। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? इसे समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे उसी एकदम सेम इधर R2 के लिए भी दे रहा है। तो हम आपको उसमें भी बताए थे जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो अभी कि भाई जो कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर रखे हो ऑब्जेक्ट उसी कंस्ट्रक्टर से बनेगा। देखो अब हम यहाँ पे 12 दे दिए और यहाँ पे हम 33 दे दिया, ऐसे ही कि भाई उसको आर्गुमेंट मिल जाए, ठीक है? अब देखो ये कॉल हो जाएगा, फिर से आपके पास 2 बार हेलो आ जाएगा। यहाँ पे देखो
यहां पे देखिए आ गया ना आराम से। तो आप देख पा रहे हो यहां पे क्या हो रहा है। चलो अब आते हैं जो रियल एग्जांपल था उस पर। ये तो आपको कंस्ट्रक्टर का बेसिक चीज बता दिए, कब कॉल होता है, आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, तो आर्गुमेंट आपको देना पड़ेगा, ये सारा चीज। अब आ जाते हैं हम लोग रियल एग्जांपल पे। चलो एक रूम बनाए, हर एक रूम का अपना अपना लेंथ और अपना अपना ब्रेथ होगा। चलिए आ गया, क्लियर है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं, कंस्ट्रक्टर रखते हैं कौन सा, डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी रखिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट को तभी इनिशियलाइज कीजिए जब हर एक ऑब्जेक्ट को सेम वैल्यू देना है। हर एक ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा, हर एक रूम का साइज सेम देना है इस केस में। ठीक है, तो हम यहां पे एल का वैल्यू हमने दिया 10 और बी का वैल्यू दे दिया कितना 12। ठीक है, ये डिफॉल्ट वैल्यू हो गया। ठीक है, और यहां पे हम एक मेथड रख लेते हैं void, यहां पे क्या रख लेते हैं शो का। ठीक है, यहां पे समझ में आ रहा ना। अब यहां पे देखो, यहां पे हम प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट, और यहां पे किसका वैल्यू प्रिंट करा ले भाई, तो हम प्रिंट करा लेते एल का वैल्यू, फिर स्पेस थोड़ा दे दो और फिर प्रिंट करा लो किसका वैल्यू, बी का वैल्यू। समझ में आ रहा होगा। यहां पे सिंपल सा एक क्लास डिजाइन हो गया जिसके पास दो डेटा मेंबर है, एक कंस्ट्रक्टर और एक मेथड है, सिंपल मेथड। ठीक है, जिसको कॉल करने पे ही रन करेगा। चलो अब हम यहां पे रूम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए एक ऑब्जेक्ट बनाए यहां पे रूम, मान लो यहां पे बेड रूम बनाए, बेडरूम 1 इक्वल टू न्यू रूम बनाए। अब यहां पे देखो बेडरूम 1 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बन रहा है, इन दैट केस उसका बेडरूम 1 का जो एल और बी का वैल्यू होगा 10 और 12 होगा। ठीक है, फिर हमने एक और बनाया रूम और यहां पे हॉल रख लेते हैं और यहां पे न्यू रूम। ठीक है, अब हॉल का भी साइज सेम हो जाएगा, देखिए आप। ठीक है, हॉल का भी साइज क्या हो गया सेम, 10 और कितना 12, क्योंकि वही कंस्ट्रक्टर से मतलब जितना भी रूम बनेगा इस कंस्ट्रक्टर से सबका साइज 10 और कितना आएगा 12 ही आएगा। क्लियर है। देखो यहां पे तो हम यहां लिखे बेडरूम 1 डॉट क्या शो मेथड को प्रिंट कराओ, इसका आउटपुट कितने आने वाला भाई 10 और 12, एल और बी का वैल्यू यहां पे प्रिंट हो रहा है। और यहां पे लिखे, यहां पे क्या लिखे हॉल, हॉल डॉट क्या यहां पे, या हॉल डॉट यहां पे शो मेथड कॉल करेगा तो सेम इसका भी साइज सेम आएगा। आप देख लो करके रन करा के, देखो यहां पे आ जाओ और यहां पे आ जाओ, देखो आया 10 12 और 10 12। ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर है, ये तभी यूज करना है ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन में। ठीक है, ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन में इसको तभी यूज कीजिए जब आप चाहते हो कि हर एक ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो, सेम वैल्यू से वो क्रिएट हो, तब वहां पे क्या रखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ही बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। अब देखो हम यहां पे क्या किए आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यहां पे इन टाइप का एल दे दिए और इन टाइप का बी दिए। हम इसको बोले भाई हम जो रूम का साइज देंगे एल और बी का वैल्यू उससे मेरा इनिशियलाइज करना। तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप ऑब्जेक्ट बनाते समय आप मुझे भेज देना आर्गुमेंट, वो हम आर्गुमेंट आपके ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज कर देंगे। क्लियर है। चलिए तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा दिस डॉट एल इक्वल टू एल का वैल्यू जो एल आया है, जो एल आर्गुमेंट में आया है। ठीक है, और यहां पे हम लिख देंगे क्या, यहां पे दिस डॉट क्या बी इक्वल टू, और यहां पे हम क्या लिख देंगे बी का वैल्यू। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको, क्लियर ना। यहां पे आप लोग क्लियर होगा सबको, एल और किसका वैल्यू बी का वैल्यू। अब यहां पे देखो जब यहां पे अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से तो फिर एरर आ जाएगा, क्योंकि इस क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, इस क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो एरर तो आ जाएगा, अभी हम करके दिखाए थे, यहां भी रहेगा। बेडरूम 1 बना रहे हो भाई तो हाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बना रहे हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके क्लास में है नहीं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दो ही कैसे वर्क करेगा, या तो आप क्लास में खुद डिफाइन किए हो, अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है फिर तो इंटरनली डिफॉल्ट काम करता है, और उस समय डिफॉल्ट वैल्यू जो होगा वो अकॉर्डिंग टू द रूल है। जैसे इंट का आता है कितना 0 0, तो एल और बी का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर देगा इंस्टेंस मेंबर का। क्लियर है, स्ट्रिंग का नल आएगा तो नल से कर देगा वो। क्लियर है, चलिए यहां तक में कोई दिक्कत। अब यहां पे समझो, अब इस केस में हमें आर्गुमेंट देना पड़ेगा, तो हम पहला जो बेडरूम 1 बना रहे हैं ये बनाए 15 बाई 20 का। ठीक है, ये हमने दिया एल और बी का वैल्यू, हॉल का साइज है थोड़ा बड़ा कर ले हैं 20 बाई 30 का साइज बना रहे हैं। अब यहां बेडरूम 1 डॉट शो करेगा तो 15 और 20 आएगा, क्योंकि बेडरूम 1 के एल और बी में 15 गया होगा 20 गया होगा। ठीक है, और यहां पे कितना गया होगा हॉल के एल और बी में 20 और 30 गया होगा। अब देख लो करके, यहां पे देख लीजिए, यहां पे आ जाओ, स्क्रीन क्लियर कर ले, यहां पे आ जाओ, देखो आ गया ना। देखो तो ये आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर का फायदा होता है। ठीक है, जहां पे आप ये देख पा रहे हो क्या कि आप यहां पे
किस तरीका से आप अपना अलग अलग वैल्यू से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हो, तो वहां पे आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर रखो, क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही कॉल होगा। ठीक है, समझे? अब सर ऐसा हो सकता है क्या, बात को समझो, अगर कोई बोला बेडरूम 1 बोला कि सर मेरा रूम का साइज थोड़ा बड़ा बन गया है, उसको छोटा करना चाहते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर दोबारा तो कॉल होगा नहीं बाबू, पॉसिबल ही नहीं है कि दोबारा कॉल हो। समझे? कभी पॉसिबल नहीं है कि उस कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट दोबारा कॉल होगा, कभी पॉसिबल नहीं है। बात समझे? कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि उस कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो क्या करेंगे सर, साइज उसका एल और बी का वैल्यू चेंज करने के लिए, तो आप अपने क्लास के अंदर मेथड रखो। ठीक है, मेथड रख दो जिससे वो मेथड कॉल करके अपना वैल्यू वगैरह क्या कर सके, चेंज कर सके। तो यहां पे रख दो, सेटर मेथड रख दो, गेटर मेथड रख दो, ये चीज रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो, तो यहाँ पे इसमें अब देखो, इसी क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक सेटर मेथड रखते हैं वाइड, और यहाँ पे लिखते हैं क्या वाइड, और यहाँ पे सेट लेंथ, सेट यहाँ पे अंडरस्कोर सेट एल का मेथड रखते हैं, सेट एल का मेथड रख रहे हैं। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, सेट एल ऐसा मेथड रख लेते हैं। इसको आर्गुमेंट देते हैं कि भाई आपको एक लेंथ देंगे, आर्गुमेंट बदल देना। ठीक है, तो दिस डॉट क्या एल इक्वल टू एल, यहां रख लिया, ये क्लियर है। और यहाँ पे एक रख रहा है कि भाई उसका अपना विड्थ का वैल्यू भी चेंज करना है। ठीक है, तो एक रख लो, एक और सेटर मेथड रख दो, यहाँ पे सेट, यहाँ पे बी नाम का रख लेते हैं, इसको हम क्या देते हैं, इन टाइप का बी का वैल्यू, यहाँ पे ब्रेथ का वैल्यू देंगे, और यहाँ लिखेंगे क्या दिस डॉट कॉन बी इक्वल टू बी। अब बेटर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि बेडरूम 1 का लेंथ का वैल्यू सेट करना, चेंज करना है, तो वो अब कंस्ट्रक्टर तो कॉल करेगा नहीं, कोई हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक बार कॉल होता है, सिर्फ एक बार कॉल होगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर है? हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर सिर्फ कितने बार कॉल होगा, एक बार कॉल होगा। क्लियर है? अब यहां पे समझो, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, देखो बेडरूम 1 यहां पे बनाए, बेडरूम 1 का साइज चेंज करना, लेंथ का वैल्यू उसको चेंज करना है, तो वो क्या करेगा, मेथड तो कॉल कर ही सकता है, यहां पे सेट, यहां पे एल का मेथड कॉल करेगा, वो कह रहा है कि हमको साइज कम करना है, तो यहां 10 डाल दिया। अब तुम देखो जाकर बेडरूम 1 डॉट शो करके देखो, अब इस समय अब उसका साइज बदल गया होगा। अब देखो रन करा के, ठीक है, देखिए यहां पे आ गया ना, देखो पहले बार 15-20 था, अब 10-20 आया, ब्रेथ का साइज वो छोड़ दिया है, बी का साइज, खाली एल का साइज वो चेंज किया। अब बी का साइज बदलना चाहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे हॉल हो चाहे क्या हो, बेडरूम 1 हो, दोनों में से कोई बदल सकता है, तो सेट बी का मेथड कॉल करेगा, हॉल को अगर सेट लेंथ का मेथड कॉल करना, सेट लेंथ का मेथड कॉल करेगा। एक अलग से सेटर मेथड रख दिए कि ऑब्जेक्ट अगर बाद में वैल्यू चेंज करना चाहे तो, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार कॉल होता है, एक ही बार रन करता है। क्लियर है? सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कंस्ट्रक्टर का क्या रोल है। ठीक है, फिर से थोड़ा हम रिवाइज करवा देते हैं। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करता है और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। और कंस्ट्रक्टर मेनली दो तरह का, कौन कौन, एक कंस्ट्रक्टर आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और दूसरा कंस्ट्रक्टर जो आपका है वो क्या होता है, आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर होता है। क्लियर है? और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।